नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे 21 से 23 अप्रैल 2023 तक की न्यूज़। इस लेक्चर में 23 अप्रैल को प्रीलिम्स में देखते हैं सबसे पहले क्या न्यूज़ में है। उससे पहले मैं आपको ये कोर्स बता देता हूँ। सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर आप जाके ये कोर्स देख सकते हो। 5 लोगों को अगर आप रेफ़र करते हो ये कोर्स या यूट्यूब की प्लेलिस्ट, तो हम आपको ये कोर्स 100% डिस्काउंट पर यानी कि ज़ीरो फ़ी में प्रोवाइड कर देते हैं। आपको बस मेल करना होता है स्क्रीनशॉट्स। दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल आपको पढ़ना होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस लेक्चर में। न्यूज़ में तो देखो बस इतना आया था दुधवा, तो एक मैप देख लो कहाँ है, ये लोकेशन आप देख लो कि दुधवा यहाँ है। नेपाल बॉर्डर आपको दिख रहा है, वहाँ पर है। तो ये बेसिकली क्या है, तराई बेल्ट में है। मार्शिक ग्रासलैंड है, तराई बेल्ट आप जानते हो क्यों फेमस है। और दुधवा टाइगर रिजर्व यहीं पर है। यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव तराई इकोसिस्टम। मतलब क्या, तराई इकोसिस्टम जो हुआ करता था उसमें मैक्सिमम जो ओरिजिनल प्रिस्टाइन जो इकोसिस्टम था वो बर्बाद हो चुका है। तो ये जो बचे हुए उनमें से कोई एक है। काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती हैं। टॉल वेट ग्रासलैंड यहाँ पाए जाते हैं और ऐसी स्पीसीज़ मिलती है जिनका कहीं और रेस्ट्रिक्शन, कहीं और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर दूसरी न्यूज़ ये है कि कोलकाता में रिवर के नीचे से, हुगली रिवर, उसके नीचे से मेट्रो जाएगी। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल है। और ये जो टनल है बेसिकली इस वे में है, इसके इस तरफ कोलकाता है और इस तरफ हावड़ा है। तो हावड़ा और कोलकाता ट्विन सिटीज़ है और हावड़ा एक छोटी ट्विन सिटी है। कोलकाता मेट्रो की जो ख़ास बात है, सिटी को दर्शाती है, सिटी की एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और ये आप फैक्ट याद कर सकते हो, एग्ज़ाम में हो सकता ना ही पूछे, बट इन जनरल फैक्ट पता होनी चाहिए कि जो कोलकाता की जो नॉर्थ साउथ लाइन है 1984 में शुरू हुई थी, इंडिया की पहली मेट्रो है। फिर असम अरुणाचल एग्रीमेंट, अमित शाह गए और उन्होंने वहाँ ये अनाउंस किया कि ये जो इशू है रिजॉल्व हो गया। तो हुआ क्या, असम और अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है, हिंदी में समझौता ज्ञापन कहते हैं, कि ठीक है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है काफ़ी लंबा है। कितना लंबा है, जब से अरुणाचल बना। देखो हुआ क्या था, इनिशियली जो ओरिजिनली स्टेट था वो असम था। असम से सबसे पहले एनईएफए बना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है, हिस्ट्री डिस्प्यूट की है ये। असम से कुछ पार्ट हटा के अरुणाचल बना। तो अब जब बनेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे। तो उस टाइम पे जो असम के चीफ मिनिस्टर थे गोपीनाथ बोरदोलोई, बोरदोलोई कमेटी बनी उस टाइम पे। अब सीएम की तरह इनका नाम मत याद करो, लेकिन बोरदोलोई कमेटी आपको पता होनी चाहिए कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए बनी थी। उन्होंने कहा था ठीक है हम कुछ रिकमेंडेशन देंगे ताकि बेटर बाउंड्री डिमार्केशन हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। फिर कुछ सालों बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। उसने क्या कहा कि जो बाउंड्री है उसको सर्वे ऑफ इंडिया के मैप के हिसाब से करोगे। तो उस टाइम पे 800 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री बननी थी, लगभग 500 किलोमीटर। नंबर मत याद करो, बस ये याद रखो कि इतना एक रेंज में काफ़ी कुछ हो चुकी थी। लेकिन अरुणाचल ने फाइनली मना कर दिया कि हम तो ये रिकमेंडेशन मानते नहीं, इस हाई पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन हम नहीं मानेंगे। हम जो 1951 रिपोर्ट के बाद की बात, जो पहले वाली रिपोर्ट थी, उस टाइम से जो असम को ट्रांसफ़र कर दी गई कुछ टेरिटरी, वो हमें दे दो, वो हमारी है। तो असम ने ऑब्जेक्ट किया कि अरुणाचल का ये इनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। तो बस यही बाउंड्री डिस्प्यूट था। लास्ट ईयर क्या था, कुछ विलेजेस में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था और वहाँ पे नामसाई डिक्लेरेशन हुआ था। तो इसमें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, नामसाई डिक्लेरेशन। देन यहाँ पर ये जो बर्दोलोई कमेटी है ये, ठीक है। और एनईएफए की अगर हिस्ट्री, ठीक है, प्री में ऐसे क्वेश्चन तो पूछते नहीं, बहुत बढ़िया आर्टिकल था ये, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दे दी। फिर बोटेनिकल गार्डन पर ये एक आर्टिकल है, तो इसमें क्या ही था, प्लांट्स हैं, सिविलाइजेशन का बेसिस होते हैं। इसमें एक चीज़ लिखी थी कि जो ये कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, ये सबसे पुराना है, कोलकाता में है, 1787 1787 में लाया गया था। एक और लोकेशन दी है, चेंगलापट्टू बोटेनिकल गार्डन है तमिलनाडु में, ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल, सबसे ज़्यादा कोई स्पीसीज़ अगर न्यूज़ में रहती है
तो उसमें टॉप 5 अगर आप रेट करोगे तो ऑलिव रिडली टर्टल है। कुनो नेशनल पार्क तो इसी साल न्यूज़ में रहा है, लेकिन ऑलिव रिडली जब से मैं खुद इस प्रिपरेशन के फील्ड में हूँ तब से ये टर्टल इम्पॉर्टेंट है। मुझे आप पूछोगे कि IUCN की जो स्टेटस है स्पीसीज़ का, तो मुझे ऑनेस्टली सिर्फ एक स्पीसीज़ का हमेशा याद रहता है, वो है ऑलिव रिडली टर्टल। बाकी सब भूल जाता हूँ, बाकी हमेशा रिवाइज़ करने हैं। वल्नरेबल है, चेक कर लेना एक बार, कमेंट करके बता देना मुझे सही याद है कि मैं भी भूल गया। तो यहाँ खास बात क्या है, ठीक है आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, मैं ऑलिव रिडली के बारे में नहीं बताऊँ, बस एक लाइन है, वो ये है कि जो ऋषिकुल्या बीच है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, एक यूनिक फिनोमिना है। क्यों है? क्योंकि ना तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना ही कोई और तरह का प्रोटेक्टेड एरिया, फिर भी टर्टल यहाँ पे आते हैं और आराम से बच्चे देते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं। तो बस ये प्री में तो फैक्ट नहीं पूछे, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा दिया। मेंस के लिए एक LOC में एग्रीमेंट होना था, तो ये कहीं वे फॉरवर्ड की तरह लिख सकते हो इसे, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2007 में एक LOC एग्रीमेंट कश्मीर में होने को रेडी था। उस टाइम पे गवर्नमेंट आप जानते हो कौन सी थी। तो बेसिकली LOC को ही लोग रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। आज की डेट में तो हम POK को अपना बनाना चाह रहे हैं, उस टाइम पे LOC को ही नॉर्मल बॉर्डर बनाना चाह रहे थे, और वहाँ पे अल्टीमेटली फ्री फ्लो ट्रेड ये सब होता, बट जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको कम करना था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि हम डीमिलिटराइजेशन करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करते, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर कोई LOC का कोई भी पार्ट हो। तो दोनों साइड ऑफ LOC पे ये चीज़ करनी थी। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें हो गई। पहला, पाकिस्तान में जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट का, वहाँ की गवर्नमेंट के क्लैशेस हो गए, और फिर 2008 में मुंबई अटैक हो गया, तो ये पूरा प्लान जो था ख़त्म हो गया। फिर कोलेजियम सिस्टम को लेकर आप देखते होगे लगातार न्यूज़ बनी रहती है। तो गवर्नमेंट की बात कोर्ट ने नहीं सुनी, तो कोर्ट की बात गवर्नमेंट क्यों सुने? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चुप रह के वीटो देना शुरू कर दिया। कैसे? कोलेजियम की रिकमेंडेशन मानना, वो अप्रूव करना, फाइनल करना तो फाइनली गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट इनएक्शन, कोई एक्शन ही नहीं ले रही, निष्क्रिय बैठी है। तो फिर कोर्ट ने किसी जज का ट्रांसफ़र पहले बताया था, अब उनके बदले दूसरे का भेजा है। फिर UN की एक रिपोर्ट है मेंस में, स्पेशली ऑप्शनल में, जहाँ सी लेवल चेंज है, वहाँ पर आप देखो, या ऐसे में कहीं लिख सकते हो। तो ठीक है, पिछले साल जो दुनिया के ग्लेशियर हैं एक काफ़ी ड्रामेटिक स्पीड से पिघले हैं, उनको बचाने के जितने भी प्रयास थे वो सब तो मतलब मिट्टी में मिल गए। सी लेवल है जो आज की डेट में रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, इतने कभी नहीं पहुँचे। जो 2013 से 2022 का डिकेड रहा है, उस टाइम पे लगभग 4.5 mm पर ईयर के हिसाब से एवरेज राइज हुआ है, और इससे पिछले डिकेड में ये ऑलमोस्ट हाफ था। तो जो छोटे कंट्रीज़ हैं या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ये दिक्कत आएगी कि हम कैसे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये 23 तारीख को इतना ही। 22 तारीख की न्यूज़ देखते हैं प्रीलिम्स में। हक्की पिक्की ट्राइब पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया, फिर हिंदू में आया, हिंदू में 2-3 दिन बाद आया, तो हमने यहाँ कवर कर लिया। हक्की का मतलब होता है बर्ड, और पिक्की का मतलब होता है कैचर। तो एक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो बर्ड कैचर्स हैं, हंटर्स हैं, वेस्ट और साउथ एशिया में रहते हैं, फॉरेस्ट्स के आसपास रहते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। इसमें एक नाम फेमस है, मेल शिकारी, तो ये आप ध्यान रख लेना, मेल शिकारी भी यही ट्राइब्स हैं। ये एक साथ ग्रुप में जाते हैं। अब ये ग्रुप में किसी दूसरी कंट्री में चले गए थे, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो ना, वहाँ लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अब इश्यूज़ हो गए, तो अब वहाँ इनको जॉब नहीं मिल रही है, कई सारे इश्यूज़ हैं। इनमें 4 क्लेंस हैं ट्राइब में, गुजरातिया, पवार, कालीवाड़ा और मेवार, ये 4 ट्राइब्स हैं। इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेना। ये ट्राइब्स 4 क्लेन हैं जो कुल हैं, ये एक कास्ट सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिमिलर हैं। गुजरातिया ये कास्ट सिस्टम में टॉप में आते हैं, और मेवाराज जो हैं वो सबसे नीचे आते हैं। फॉरेस्ट इनकी लाइवलीहुड का इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये ओरिजिनली गुजरात राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सूडान कॉन्फ्लिक्ट में ही फंस गए बेचारे, तो ये इशू है। स्लॉथ बियर, आपने देखा होगा ना, बियर हनी लेते हुए, हनी खाते हुए दिखाया जाता है। तो जो हनी खाने वाले बियर हैं वो बेसिकली स्लॉथ बियर है। ठीक है, इन्हीं को हम हनी बियर भी कहते हैं। तो जो हनी लेके घूमते रहते हैं ना, एक बंदर ने खोली दुकान, वहाँ पे जो भालू जाता है, भालू जी आए कि हनी देते हो कैसे, वो ये स्लॉथ बियर गया था बेसिकली, राइट, दूसरे बियर ने। तो ये बेसिकली दीमक, टर्माइट और आंट्स खाते हैं, आंटियों को नहीं खाते, बस चींटियाँ खा लेते हैं। हाइबरनेट नहीं करते। हाइबरनेट तो आप समझते हो ना, कि जाके सो जाते हैं लंबे टाइम तक अपनी एनर्जी सेव करने के लिए। तो ये हाइबरनेट भी नहीं करते, ये इनके साथ एक अलग चीज़ है, अलग क्वालिटी है। हैबिटेट जो है इनका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो इंडिया और आसपास की कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें है, लो लैंड एरियाज़ में ये होते हैं।
ये अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेके घूमते रहते हैं बढ़िया शौक से। थ्रेट्स क्या हैं, ऐसे जानवरों के थ्रेट्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट वही थ्रेट्स हैं जो सबके थ्रेट्स होते हैं। हैबिटेट लॉस है, जो इनका निवास स्थान है वहाँ पे इश्यूज़ हो गए, पोचिंग कर दी बॉडी पार्ट्स के लिए, या फिर कहीं सर्कस में पकड़ना है, सर्कस में कुछ परफॉर्मेंस करानी है वहाँ के लिए पकड़ लिए, एंड एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हंटिंग हो गई, या फिर इन्होंने क्रॉप्स जाके बर्बाद कर दी। प्रोटेक्शन स्टेटस ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN वल्नरेबल, हिंदी में देखो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट करके बता देना, मैं सही कर दूंगा, PDF में आगे से ठीक कर लूँगा। स्लाइड्स में अपेंडिक्स 1 एंड जो WLP है शेड्यूल 1, इस बार ये मान के चलना इस पर प्री में क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स कम किए हैं, 6 से 4 के। फिर एक वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट चला था। अब न्यूज़ तो यह है, काम की चीज़ ये थी, इसमें से फिर उठा के मैंने आपको नेट से चीज़ें डाल के दी हैं। ये नाम अगर आपको चाहिए तो एसेज के लिए सफिशिएंट है, अदरवाइज़ ये नाम प्री और मेंस में मत रटो। हेडक्वार्टर लंदन के किसी जगह पर, तो लंदन में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। बेसिकली नाम क्या है, वैक्सीन कॉन्फिडेंस। तो वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है, हिचकिचाहट है या गलत सूचना है, वो फैलने से रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। जैसे नाइजीरिया में पोलियो के अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई गई थी 2003-4 में, बॉयकॉट मुहिम। उसके बाद बेसिकली कुछ दुनिया भर में बातें हुई कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब बने। तो काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम है और पब्लिक कॉन्फिडेंस लेकर आता है वैक्सीन के लिए कि हमें वैक्सीन सेफ़ है, बढ़िया है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। वैक्सीन सेफ्टी नेट जो कि एक प्रोजेक्ट है WHO का, उसका ये मेंबर है। ओके, माउंट अन्नपूर्णा न्यूज़ में आया, तो माउंट अन्नपूर्णा आप देख लो, यहाँ पर है ये अन्नपूर्णा रेंज, ठीक है। एक बहुत ही ख़ास बात है कि मुझे धौलागिरी और धौलाधर ये याद नहीं होते थे, हो सकता है आपको भी ना याद होते हो, तो मैंने कैसे याद किए थे, धौलाधर, धौलाधर ऊपर है पंजाब साइड में, तो धर है ऊपर धरा हुआ है, और गिरी जो नीचे गिर गया, मैं तो ऐसे याद किए थे, बाकी आपकी मर्ज़ी, ऐसे ही हम चीज़ें याद करते हैं। हीट इंडेक्स, मुंबई में बारिश बहुत होती है, मैं जस्ट एक आपको कहानी बता रहा हूँ। तो बारिश मुझे पसंद थी, जाके रहना शुरू किया मुंबई, जॉब लगी बढ़िया, ट्रेनिंग व्रेनिंग होने के बाद, या आप जाते हो कभी भी, तो इनिशियली बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब आप मुंबई में जाके रहने लगोगे तो आपको लगेगा यार ये कुछ अजीब सी गर्मी है। तो उस गर्मी को जो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको तंग करती है, एयर टेम्परेचर में जब ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर दे, ऐड कर देते हैं, उसे हम हीट इंडेक्स से नापते हैं। तो हीट इंडेक्स बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इट फील्स व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ फैक्टर अलोंग विद एयर टेम्परेचर, ठीक है। गर्मी के साथ आपने ह्यूमिडिटी को भी फैक्टर इन कर दिया, ठीक है। आप देखते हो कई बार हम घर में कूलर चलाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, फिर देखो क्या दिक्कत आएगी, बस ये वही है, उसी के लिए ये वाला इंडेक्स होगा। फिर बीजिंग एकॉर्ड, ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी किसे नहीं पता, दशकों की दुश्मनी चली आ रही है, और फाइनली इन्होंने 2016 में तो अपने संबंध भी तोड़ लिए थे, लेकिन बीजिंग एकॉर्ड हुआ। अब बीजिंग एकॉर्ड, लड़ाई इन दो की, और बीच बचाव करने कौन गया, चाइना, तो चाइना ने डील कराई है। तो बेसिकली क्या है, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं US के और बाकी इंटरनेशनल सोसाइटी के, वो उनको एस्केप करने की पावर देता है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो कोई बहुत इसमें खास प्री के है नहीं, मेंस के लिए भी कुछ ऐसा नहीं, कहीं और के बायलैटरल रिलेशन है। 21 अप्रैल का हम देखते हैं प्रीलिम्स में क्या है, 2 दिन का 13 मिनट हो गया। क्वांटम मिशन 21 अप्रैल को बहुत बढ़िया चीज़ आई थी, बेसिकली वो है ना साइंस वाली चीज़ आती है। सुपर कंप्यूटर मिशन जैसे चले थे, उसके बाद अब जो न्यूज़ में चीज़ है वो है क्वांटम मिशन। क्वांटम कंप्यूटर्स विद टाइम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत फास्ट चलते हैं, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट चलेंगे। सिक्योर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। नेशनल क्वांटम मिशन इनके लिए आने वाला है, आ रहा है, ये इनके लिए फंडिंग करेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होगा, क्यूबिट्स या फिर क्वांटम बिट्स चलेंगी। नॉर्मल कंप्यूटर में क्या चलते हैं, बिट्स 0 और 1 में हम बात करते हैं कंप्यूटर से कि हे कंप्यूटर जी मेरे लिए 1 कर दो, मेरे लिए 0 कर दो, मेरे लिए 101 कर दो, मेरे लिए 10101112, ऐसे 2 नहीं, इस तरह कर दो, राइट। बिट ऑपरेशन हो सकता है आपने कभी सीखे भी हों, स्कूल डेज़ में तो मुझे सिखाए थे, जो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं थे, ठीक। तो ये यूनिट ऑपरेशन यहाँ पर बिट के बदले क्यूबिट या क्वांटम बिट से होंगे। 4 थीमेटिक हब लगाए जा रहे हैं क्वांटम से रिलेटेड, कंट्री के जो R&D और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो है। ये ध्यान रखना, इंडिया पहला ऐसा कंट्री नहीं है जो पहले काम कर रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत कंट्रीज़ के पास है भी नहीं, 6 कंट्रीज़ के पास है। फिर रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। देखो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली हुआ नहीं है,
ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूएन पॉपुलेशन फंड इसे लाता है, इसने कहा कि हो जाएंगे हम इंडिया में, हम ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देंगे। पिछले साल 800 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है दुनिया की। और इंडिया देखो इस डिकेड के लास्ट तक तो इंडिया का माना जा रहा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस नहीं होंगे, लेकिन चाइना ने क्या है अपनी फर्टिलिटी रेट को ड्रॉप कर लिया, तो अब इंडिया हो जाएगा, हो सकता है बीच में ही हो जाए, इंडिया मिड 2023 के आसपास हो जाएगा, ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं। फिर बैट फॉर बैट, ये एक देखो न्यूज़ ये है, प्री का आर्टिकल कहाँ है, ये रहा। ये आर्टिकल्स मैंने आपको क्यों दिया, आप यहाँ देखो चीज़ें यहाँ छुपी होती है, मैं स्क्रीनशॉट क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आप देखो कि न्यूज़ कहाँ से बनती है, एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से होंगे। ये थोड़ी पूछ लेगा कि केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या केरला के इंस्टीट्यूट बैट के लिए बैटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो केरला का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक बैट फॉर बैट निकाला जो इंटरनेशनल बैट एप्रिसिएशन डे पर है। बैट फॉर बैट बस ये ध्यान रखना कि किसके लिए है, दैट्स इट। और जो ये बैट एप्रिसिएशन डे है, बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल 2013 में लेके आए थे। अब जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बैट जिनको हम बहुत ही गंदी दृष्टि से देखते हैं, तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ में ऐड करते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन इनकी वजह से बढ़ता है। और जो इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं वो 1 घंटे में इतना मशीन है, मतलब लिटरली 1400-1500 छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, तो आप समझो। फिर एक चीज़ है YZ सिटी भी, ऐसे स्टार्स हैं या ऐसे प्लैनेट्स हैं लगातार न्यूज़ में आते रहते हैं। बस इस न्यूज़ में क्या था कि कुछ चीज़ें थी जो प्री में काम आ सकती हैं, या इनफैक्ट पहले क्वेश्चन पूछा है, जैसे गोल्डीलॉक्स जोन के ऊपर बात की हुई है। तो YZ सिटी बी या सेटी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, सेटस कॉन्स्टलेशन में है, सन के ऑलमोस्ट मतलब क्लोज है, 12 लाइट ईयर्स, कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं मानी जाती एस्ट्रोनॉमी में, लेकिन इसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, आपको अच्छी आंखें लगवानी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, बढ़िया किस्म का एक जूम करने वाला वो चाहिए आपको। वो फ्लेयर स्टार इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरमिटेंट फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम ल्यूमिनिसिटी में, कभी ज़्यादा इंटेंसिटी कभी कम। ये लगभग 1/6 है मास में और रेडियस में सन का। अब एक्सोप्लैनेट, अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट, इस स्टार, सपोज ये स्टार है तो इसके चारों तरफ एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट घूम रहा है। अब न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट बनी कि जो ये वाला एक्सोप्लैनेट है ये बेसिकली छोड़ रहा है रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होता है वहाँ पे ये माना जाता है कि दिस इज़ अ प्रीरिक्विसाइट फॉर हैबिटेबल प्लेनेट अराउंड इट, मतलब इस जोन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैबिटेबल प्लेनेट होगा। ठीक है, ये एक चीज़ है, फैक्ट है जो आपको रटना चाहिए। इस एक्सोप्लैनेट से ऑरोरा वाली लाइट भी आ रही है, आपने पढ़ा होगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस, ये सब चीज़ आपने पढ़ी होंगी। YZ सिटी बी का जो ऑर्बिट है वो छोटा है, इस वजह से जो एक्सोप्लैनेट है इसके चारों तरफ घूम रहा है, फटाफट 2-4-6 दिन में अपना सर्कल कर लेता है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन ऐसी जगह जहाँ पर आप जीवन होने लायक कंडीशंस एक्सपेक्ट करते हो, उस एरिया को हम एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। सपोज हम सन के एग्जांपल से समझते हैं, ये सन है, ये अर्थ है। अगर हम सन के बहुत ज़्यादा पास होते तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता तो हम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते, अगर बहुत दूर होते ऐसे मार्स है तो फिर टेम्परेचर कम होता, और ज़्यादा दूर होते तो फिर आपने देखे ही है बाकी। तो जो अर्थ वाला जोन है ये हैबिटेबल जोन है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया है कि जो भी यूनिवर्स है उसमें लगभग 1/3 स्टार्स ऐसे हैं जहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पर ही जीवन मिल सकता है। तो एलन मस्क भाई साहब पे भरोसा रखो, क्या पता कुछ दे जाएं आपको, किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट दे जाएं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या कहता है, टू हैव एन एटमॉस्फेयर एंड टू सस्टेन वाटर प्लेनेट हैज़ टू बी एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार, उसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, अदरवाइज ये जल जाएगा। अब जो रेडियो सिग्नल अभी हमने पहले देखे थे, तो रेडियो सिग्नल जो डिटेक्ट हुए बेसिकली प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड और स्टार के इंट्रैक्शन की वजह से हुए हैं, और इस टाइप की जो सिग्नल हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब एक्सोप्लैनेट स्टार के पेरेंट स्टार के काफ़ी क्लोज होता है, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो
स्टार की जो स्टेलर विंड है, जैसे सोलर फ्लेयर होती है ना सन की, तो वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सन की जो सोलर फ्लेयर है वो जब कांटेक्ट में आती है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा, ऑरोरा भी वहीं पे जनरेट होता है। फिर एक गर्भिणी प्रोग्राम है। गर्भिणी प्रोग्राम एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक मार्कर की बात की गई है, तो वो जेनेटिक मार्कर्स हमें समझने पड़ेंगे क्या होते हैं। तो जो गर्भिणी प्रोग्राम है बेसिकली एक प्रोडिक्शन टूल है प्री टर्म बर्थ के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन इसका पार्ट है, जिसके एक टैगलाइन उन्नति भी है। अब ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए वो ये है कि कुछ SNPs 19 से मतलब नहीं है, कुछ SNPs जिनकी फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर्स। ये प्री टर्म या प्रीमैच्योर बर्थ से जुड़े हुए पाए गए कि जहाँ पे ये SNP मिलेंगे, इस टाइप के जेनेटिक मार्कर जहाँ अवेलेबल है वहाँ प्री टर्म बर्थ हो सकता है। तो SNP क्या है? SNP एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डिटेल में मत जाना, मैं आपको काम भर की चीज़ें बता दे रहा हूँ। SNP क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है। इस टाइप के वेरिएशन सबसे ज़्यादा दिख सकते हैं लोगों में। ईच SNP रिप्रेजेंट्स, ये डेफिनेशन की तरह आप याद कर लो, इट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस इन अ सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड होता है ना DNA बिल्डिंग ब्लॉक, ATCG आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उनमें जो डिफरेंस है वो SNP बताता है। तो SNP क्या कर सकता है? किसी को T से रिप्लेस कर सकता है, किसी एक स्ट्रेच में DNA जो ऐसे चला आ रहा है उसमें रिप्लेस कर देगा, कुछ ऐसे बनाओगे ना, राइट, हेलिकल शेप। तो ज़्यादातर जो ये पाए जाते हैं DNA जीन के बीच के DNA में पाए जाते हैं। तो ये बस याद कर लो, बहुत डिटेल में जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस टॉपिक को समझने में। और SNP वही है कि जो प्री टर्म बर्थ है, जिसकी डेफिनेशन 33 वीक से पहले का बर्थ है, उसमें पाए जाते हैं। फिर प्रोसेस्ड फूड के रेगुलेशन के लिए FSSAI लगातार कुछ ना कुछ बात करती रहती है। पिछले साल इन्होंने क्या कहा था कि हम इंडियन न्यूट्रिएंट रेटिंग, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग INR की एक और फुल फॉर्म होती है, पैसा ही पैसा होगा वो वाली। तो जो ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है, ये हाफ स्टार से लेके 5 स्टार तक देने वाला है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा हाफ स्टार का मतलब क्या है, 5 स्टार का क्या मतलब, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम किसने दिया? FSSAI ने। इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सेम चीज़ है। एक और चीज़ है नापी। नापी एक थिंक टैंक है, वे लोग बैठ के सोचते हैं कि न्यूट्रिशन पॉलिसी कैसे बनाई जाए। न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट, बढ़िया है, आप लोग भी कभी ज़िंदगी में ऐसे किसी थिंक टैंक का पार्ट बन जाना, ज़िंदगी बढ़िया मज़े में कटेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट LGBTQ राइट्स के ऊपर। देखो मेंस के हिसाब से तो इन सब वर्डिक्ट्स को आपको डिटेल में पता होना चाहिए, पढ़ेंगे जब ये पूरा मुद्दा हो जाएगा एक साथ, इसको क्लब करके समझेंगे। बट ये है ना, प्री के लिए याद कर लो, जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इतनी जो न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें हो सकता है उससे पूछ ले, आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुट्टास्वामी केस, देन शाफिन जहां ये केस है, शक्ति वाहिनी, नवतेज सिंह जौहर और दीपिका सिंह ये केस है। इतने सारे केसेस हैं। डेड नेमिंग एक कीवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जब समाज में ट्रांसजेंडर या क्यू एरिया, जो जेंडर आइडेंटिटी जिनकी डिफरेंट होती है, उस टाइप के लोग पैदा हो जाते हैं, नॉट आपके और मेरे टाइप के, तो उसमें हमारा ये समाज जो बहुत ही बढ़िया है एक गंदा नाम दे देता है, एक इनकरेक्ट नाम देता है, अलग अलग नामों से पुकारता है उसको। बाद में वो ट्रांसजेंडर उस नाम को छोड़ के एक अपने लिए एक अच्छा नाम ऑप्ट करते हैं, तो पुराना नाम डेड नेम कहलाता है। तो डेड नेम क्या है? दैट वाज गिवन एट बर्थ एंड इट इज़ नॉट इन यूज़। रेयर एक श्रीलंका की NGO है, ना इसकी फुल फॉर्म याद करनी है ना कुछ करना है, ऐसी चीज़ें आप बस ये याद कर लो कि ठीक है NGO, इंटरनेशनल NGO है। जामतारा के ऊपर वेब सीरीज़ आई थी, मुझे लगता था ये कोई मतलब ऐसी जगह होगी, बट जामतारा तो रियल में एग्जिस्ट करता है, बचना पड़ेगा। बहुत सारे फ्रॉड थे, डिलीवरी बॉय बन के लोग आए थे बीच में, OTP मांग के उन्होंने फ्रॉड कर लिया। तो जामतारा वालों ने बढ़िया मतलब नई नई स्कीम लाते हैं। इन लोगों को अगर आप UPSC बिठा दो ना, टॉप 10 रैंक जामतारा से आएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब क्या किया जामतारा में लोगों ने कि कस्टमर केयर नंबर आप सर्च करने इंटरनेट पे जाते हैं, उन्होंने क्या किया, इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने अपने नंबर डाल दिए कि हम कस्टमर केयर हैं। जब लोग नंबर ढूंढने जाते हैं, आप कॉल करोगे और कॉल कर दिया आपने, तो मोबाइल पर
पैसा निकालने के लिए मिररिंग एप्लीकेशन यूज़ कर ली। आपके मोबाइल को मैं अपने मोबाइल पे मिरर कर लूँगा, वैसी तैसी में जाओ, पूरा पैसा आपका हमारा। बढ़िया, मतलब ठीक है। सिनेमेटोग्राफिक बिल 2023 ये आने वाला है। तो बेसिकली जो एक्ट है 1952 का, उसको ये रिप्लेस करना चाहता है। ये जो एक्ट है 1952 का, दिस इज़ द ओनली लेजिस्लेशन जो फिल्म्स के लिए बनाया गया है। सर्टिफिकेशन वगैरह यहीं से होता है। तो पायरेसी के लिए कुछ इसमें प्रावधान किए जाएंगे, प्लस OTT पर जो गाली गलौज ये सब तमाशा चलता रहता है उसके लिए प्रोग्राम किए जाएंगे। 2021 की सेंसस पहले कोविड की वजह से डिले हुई थी, अब लोकसभा पोल की वजह से डिले हो रही है। ठीक है, तो पता नहीं कब आएगी। ये मान के चलना जिस साल सेंसस आ जाएगी उस साल सोशियो और ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं पॉपुलेशन के ऊपर। तो हर सेंसस के पहले हर एक स्टेट को इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, जो भी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट आपने कितने चेंज कर दिए, विलेज टाउन वगैरह वगैरह क्या चीज़ें चेंज कर दी। फिर ऑक्सफैम इंटरनेशनल पर FIR लॉन्च कर दी, क्योंकि इनका FCRA रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो गया था। फिर अब ये कहीं और से पैसा इधर उधर गोल गोल घुमा के करने का काम कर रहे थे। इंडिया UAE फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये हुई है। UAE की जो फूड सिक्योरिटी है इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, और इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, UAE के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आर्टिकल UAE के किन्होंने लिखा है, एम्बेसडर ऑफ UAE टू इंडिया इन्होंने लिखा है। तो जब कोई किसी कंट्री का एम्बेसडर या कहीं का PM ऐसे आर्टिकल लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट ठीक है, एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है। कास्ट सेंसस, काफ़ी टाइम से अखिलेश जी ये डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस करो। तो ठीक है, मेंस इन 300 टॉपिक के लिए ये चीज़ न्यूज़ में। तो 21 से लेकर 23 तक के जो न्यूज़ थे वो हमने कवर कर लिए। एंड 26 मिनट हुए अभी। आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें। बेसिकली हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं, दो चीज़ जस्टिफाई करते हैं कि क्यों सिनॉप्सिस कंटेंट के लिए जाना जाता है। दूसरा कि क्यों हिंदू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक ऐसी चीज़ है जो यूज़लेस है, लेकिन उस पर आपका डेली 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। कई बार आप 2-2, 3-3 जगह चीज़ें देखते हो, तो एक दिन के लिए 5 से 10 मिनट का एनालिसिस बहुत है। अगर आप किसी का एनालिसिस देखते हो, या तो खुद पढ़ना सीखो, अदरवाइज़ फिर ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है। तो फाइनली अगेन इस लेक्चर को एंड करने से पहले आप इस कोर्स को 5 लोगों के साथ शेयर करो एंड टेक दिस कोर्स फॉर फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।